हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम अगस्त 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने आर्थिक परिदृश्य तक की खबरों को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य। और ये जो मैगजीन है इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी मैगजीन्स अब तक हमने जितनी भी पढ़ी है, 2019 से हम मैगजीन्स को कवर कर रहे हैं, तो सभी मैगजीन्स के पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मेरे द्वारा जो लिखे गए आर्टिकल्स हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। आरपीएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं और जो भी आपके बुक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो उन सभी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके लिए ही काम का है, फ़ायदेमंद है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग एसएससी बैंकिंग के लिए पूछ रहे हैं, कई लोगों ने कहा है कि दिल्ली कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, क्या पढ़ना चाहिए? एसएससी का एग्ज़ाम है तो इस मैगज़ीन से क्या काम का है? तो देखिए, बैंकिंग, एसएससी हुआ या अदर स्टेट का अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं, जो साइंस टेक्नोलॉजी का पोर्शन होता है, जो और अदर जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी नहीं बदलती, वो तो करंट में रहेगा जो रहेगा। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो वो तो हर जगह ही आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन आपको स्टेट न्यूज़ जो है, यानी प्रादेशिक परिदृश्य जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें स्टेट ओरिएंटेड न्यूज़ है। ये आपके एसएससी बैंकिंग में तब तक नहीं पूछी जाएगी जब तक कि कोई नेशनल इंपॉर्टेंस रखने वाला राजस्थान कोई स्टेट ना बन जाता हो, कोई ऐसी न्यूज़ ना हो जो काफ़ी बड़ी हो, तो वो आपको वैसे भी राष्ट्रीय खबरों के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आप जो है इस वाले पोर्शन को स्किप करके बाकी सारी पोर्शंस को है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम और पढ़ते हैं प्रादेशिक परिदृश्य। प्रादेशिक परिदृश्य में पहली जो खबर है वो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी सीकर का दौरा किया था। आप जानते हैं बीजेपी को सीकर या शेखावाटी साइड में जो सीट्स हैं उसके अंदर काफ़ी जो है कम सीट्स देखने को मिली थी, तो इस बार प्रचार का जो ज़्यादा जोर है वो इस तरफ ही है। तो ये चुनावी प्रचार के साथ साथ यहाँ पर कई सारी जो परियोजनाएं हैं उनका भी यहाँ पर लोकार्पण किया गया। तो दो तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट इतनी विशेष है नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर 5 जो है चिकित्सालय महाविद्यालय जो है, चिकित्सा महाविद्यालय, उनका उद्घाटन किया जाएगा। 7 मेडिकल कॉलेजेस जो है वो ओपन की गई हैं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो सकता है कि आप यहाँ देखें कि जो है एकलव्य आदर्श आवासीय जो विद्यालय हैं उनका उद्घाटन किया गया है। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय क्या होते हैं? तो ये बोर्डिंग स्कूल टाइप्स होते हैं कि वहीं पर ही पढ़ाई होती है और वहीं पर ही बच्चा जो है वो स्टे कर सकता है। तो ये जो है उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के अंदर जो है 6 ऐसे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है। तो अब देखिए, ये भी याद करना आसान है। अगर आप राजस्थान का मैप देखें तो ये जो साउथ वाले जो यहाँ पर ज़िले हैं, यहाँ पर जो है इन एकलव्य बोर्डिंग स्कूल्स या आवासीय स्कूलों को ओपन किया जाएगा। फिर देखिए, जोधपुर के अंदर उन्होंने जो है तिवरी नामक जगह पर एक केवी जो है उसका उद्घाटन किया है और एक सल्फर युक्त यूरिया की नई किस्म है जिसका नाम है यूरिया गोल्ड, उसका भी शुभारंभ यहाँ से किया गया है। और लास्टली जो है एक अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारा है जिसका उद्घाटन किया गया है। ये जो आर्थिक गलियारा है ये 6 लेन का एक पूरा एक्सप्रेस वे होगा, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे होगा। ग्रीनफील्ड का मतलब ये है कि यानी कि इसको स्क्रैच से स्टार्ट किया गया है। ऑलरेडी वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, स्क्रैच से इसको स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये 500 किलोमीटर लंबा जो इसका जो एक खंड होगा वो राजस्थान से होकर के गुजरेगा। तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिले का जाखड़ा वाली है, वहाँ से लेकर के जालोर जिले का खेतलावास गांव जो है वहाँ तक ये एक्सप्रेसवे जाएगा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारा है, इसका जो 500 किलोमीटर का जो खंड है वो हमारे हनुमानगढ़ से जालोर तक जो है वो फैला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसमें आपको 3 ही बातें ध्यान रखनी है। एक तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, केवी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यूरिया गोल्ड आपको पता होना चाहिए। फिर है अमृतसर जामनगर आर्थिक जो गलियारा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ से लेकर के और जो जालोर है वहाँ तक जो है ये जाएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक हमारा एप्लीकेशन है जो काफ़ी अभिनव एक तरीके से अप्रोच कह सकते हैं इसको। ये है प्रसव वॉच को मिला नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये प्रसव वॉच क्या है? ये एक एप्लीकेशन है जिसके के ऊपर मॉनिटरिंग की जाती है कि भाई कितने प्रसव या कितनी जो डिलीवरीज है महिलाओं की वो जो है डिजिटल सॉरी जो है संस्थागत रूप से की गई है, यानी कि जो है हॉस्पिटल्स में ले जा करके पर्टिकुलरली जो एक जो वुमेन होती है उनका ध्यान रख करके जो है उसको किया गया है। तो आपको पता है कि हमारी जो एमएमआर जो रेट है वो, अच्छा ये आप बताइएगा कि हमारी जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो कितनी है? ठीक है, तो हमारी जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है उसको सुधारने के लिए ये एक अभिनव प्रयास था। तो ये राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो मातृत्व का जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा करने के लिए जो है डिजिटल एप्लीकेशंस या पूरी जो आपकी संस्थागत डिलीवरी है उसको उसके ऊपर काम किया है और सभी को मॉनिटर करने के लिए प्रसव वॉच नाम का एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। तो इस प्रसव वॉच जो एप्लीकेशन है इसी को ही जो है नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड दिल्ली में दिया गया है। तो ये इसके लिए छोटी सी एक खबर थी।
फिर देखिए आपने थर्ड न्यूज़ देखिए यहाँ पर, आपने सीआईएसएफ का नाम सुना होगा। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, उसी की तर्ज पे जो है हमारे राजस्थान में भी राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का गठन किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके जो हेडक्वार्टर्स होंगे वो 3 जगह होंगे, जैसे कि एक तो है भिवाड़ी, दूसरा चित्तौड़गढ़ और तीसरा है बालोतरा। एक भिवाड़ी, यहाँ आप देखिए, एक यहाँ पर भिवाड़ी में, एक चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, और एक यहाँ पर बालोतरा में। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर इसका भी ध्यान रखिएगा। आरआईएसएफ जो है ये सीआईएसएफ की तर्ज पर बनाया जाएगा और 3 जगह भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा के अंदर जो है इसके सेंटर्स होंगे। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए, नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट अलवर में जो है वहाँ पर लेड, जिंक और सिल्वर के खनिज की खोज की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आए, जैसे यूरेनियम की खोज राजस्थान में किस बेल्ट के अंदर अभी यूरेनियम देखने को मिला, या वो पूछ लेंगे कि लिथियम के जो है वो कहाँ मिले। तो ऐसे चीज़ें पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए अलवर के अंदर एक बेल्ट है जिसका नाम है नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट। ठीक है, इसका पूरा भी देखिए कि ये जो है रैनी तहसील के बिलेटा के पास में जो है ये सिल्वर डिपॉजिट्स, लेड, जिंक और सिल्वर के डिपॉजिट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब इसका फर्दर और एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, माइनिंग वगैरह तो बाद में होगी, लेकिन यहाँ इसके डिपॉजिट्स देखने को मिले हैं, तो आपको बेल्ट का नाम पता होना चाहिए। अब तक देखिए कि जो साउथ दिल्ली है, साउथ दिल्ली फोल्ड बेल्ट, जो कि उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में पड़ती है, तो वहाँ पर जो है लेड, जिंक और सिल्वर के डिपॉजिट्स मिले थे, जहाँ पर हिंदुस्तान जिंक जो है अब इसमें जो है एक्सप्लोरेशन या माइनिंग वगैरह जो है वो कर रहा है। तो साउथ दिल्ली में ऑलरेडी मिल चुके हैं। साउथ दिल्ली का मतलब क्या है, जो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद वाला बेल्ट है, अजमेर वाला बेल्ट है वहाँ पर, और अभी नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट के अंदर जो है ये खनिज देखने को मिले हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन जो है वो बनाया जाएगा, और उसका प्रारूप अभी इन्होंने ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है। नाहरगढ़ कहाँ पर है, जयपुर में है। तो यहाँ पर जो ये वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको एक तरीके से हम इको सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट करेंगे। इको सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि वहाँ पर जो एनिमल ह्यूमन जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वो कम होगा। वहाँ पर जो कुछ संरक्षित करने वाले जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो वहाँ के नेटिव ट्राइब्स रहते हैं, उनको भी यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो ये देखिए बफर जोन के अंदर ही आता है, ये भी जो इको सेंसिटिव जोन है, बफर जोन के आगे जो कोर जोन के आगे जो बफर जोन होता है उसको भी हम जो है प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो वो इको सेंसिटिव जोन जो है वो कहलाता है। फिर देखिए राजस्थान में नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखिए, राजस्थान में कुल 44 अधिसूचित वेटलैंड्स हैं। तो हमारे यहाँ का जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग है उसने कहा है कि हम राजस्थान के 19 ज़िलों में जो है 44 आर्द्र भूमियाँ जो है उसकी सूची जारी कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको जो नेशनल वेटलैंड्स जो है उसके तहत प्रोटेक्शन भी बाद में दिया जाएगा। अभी तो ये रिकमेंडेड है कि 44 जो है हमारे यहाँ पर वेटलैंड्स की अधिसूची है। अब ये वेटलैंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि जैसे उन्होंने पूछा कि केसरिया वार्ड जो वेटलैंड है ये कहाँ पर है, तो आपके बस हवा उड़ गई कहाँ से पूछा ये। तो ये करंट में है, और ये आपको एक एक जगह जो है इसकी याद रखनी है। कैसे भी याद कीजिए, निमोनिक्स बनाइए, कैसे भी कीजिए, बट आपको ये याद रखनी है। वेटलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए वेटलैंड्स बेसिकली होता क्या है, ये एक तरीके से दलदली भूमि होती है, जिसको आप इंग्लिश में कहें तो मार्शी लैंड्स होता है, और इसके फ़ायदे काफ़ी हैं। फ़ायदे ऐसे हैं कि ये जो है जो बाढ़ का अतिरिक्त जल होता है, फ्लड्स के जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, सरप्लस वाटर होता है, तो उसको ये अवशोषित कर लेता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, यहाँ पर जो है जो कार्बन होता है उसका सिक्वेस्ट्रेशन होता है, कार्बन का अवशोषण भी ये करता है, और भूजल स्तर जो होता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको भी लेवल में रखने के लिए काफ़ी हेल्प जो है ये करता है। तो इसी को लेकर के आपको अगर याद हो तो 1972 के अंदर रामसर जो ईरान के अंदर है, वहाँ पर एक सम्मेलन किया गया था, और वहाँ कहा कि भाई विश्व के अंदर जितनी भी ऐसी वेटलैंड्स है उसको हम ऐसा नहीं कि यहाँ पर दलदल है तो इसको ढक दिया और यहाँ पर बिल्डिंग बना दी, नहीं, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि जो ये वेटलैंड है ये अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है। ठीक है, इसको किडनी ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है, किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। किडनीज क्या करती है, प्योर करती है, तो ये भी प्योरिफिकेशन का काम करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है, कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करती है, वाटर को क्लीन करती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब कौन कौन से कहाँ है, तो वो देखिए सबसे ज़्यादा जो है 12 जिले के अंदर है 12 वेटलैंड्स। ठीक है, 12 के अंदर 12 वेटलैंड्स। अब देखिए यहाँ पर 12 में कौन कौन से हैं, तो एकलेरा सागर, कोटरापार तालाब, बेथाली डैम, हिंगलोत डैम, उतावली डैम, सेहरोल डैम, गरडा तालाब, नियाना तलाई, नाहरगढ़ तेजा जी की तलाई, पुष्कर तालाब और लहासी डैम। पुष्कर तालाब यहाँ इंपॉर्टेंट है, आप अजमेर ना समझ लें तो ये याद रखिएगा, 12 में है पुष्कर तालाब। बीकानेर में देवी कुंड सागर और सूर सागर। बूंदी में है नवल सागर लेक, चित्तौड़गढ़ में मंगलवाड़ तालाब, किशोरी कारेरी, बड़वई लेक और गंभीरी डैम। फिर है डूंगरपुर के अंदर तो साबेला तालाब, जोधपुर में कायलाना और सूरपुरा, कोटा के अंदर पक्षी विहार कैनवास, किशोर सागर,
हिनौतिया, नागौर के अंदर डीडवाना खालदा, ये तो याद रह जाएगा। पाली में है लखोटिया तालाब और लोडिया तालाब। और राजसमंद के अंदर है राज्य आवास एवं राघव सागर। तो ये दोनों ही देखिए राजसमंद में आर से ही नाम है, राज्य आवास और राघव सागर। सीकर में रेवासा, ये भी ध्यान रह जाएगा। टोंक के अंदर है बुद्ध सागर, बीसलपुर, चंद्रलई, मोती सागर, गलवानिया और टोडी सागर। अब ये कैसे याद करना है, ये आप खुद निमोनिक्स बनाइएगा अपने बैठ के, लेकिन ये आपको इसमें याद करने हैं। उदयपुर में देखेंगे तो मीनार तालाब और मीनार तालाब वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। भीलवाड़ा में चामुंडिया, केसरियावाड़ कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। लाखेराव तालाब कहाँ है, सिरोही में। अजमेर में है बड़ा तालाब और जालोर में है रनखाड़ और झालावाड़ में है बड़े बेला तालाब। तो ये जो है 19 जिलों के यहाँ पर वेटलैंड्स की सूची दी गई है, ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लेनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि इतना कुछ खास नहीं है। राइट टू हेल्थ, आपको पता है राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जो राइट टू हेल्थ को लेकर के एक बिल लेकर के आया है। तो उस बिल को, उस एक्ट को जो है, बिल नहीं, जो अधिनियम है 2022 का, उसमें कुछ नियम और उपनियम बनाने के लिए, भाई रूल्स भी तो बनेंगे, एक्ट तो आ गया, लेकिन उसके क्या रूल्स है, कैसे वो काम करेगा, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। और इसके अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के दिल्ली के जो निदेशक या प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर SK सरीन, वो इसके अध्यक्ष बनाए गए। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये आगे आएगा तब इसके बारे में और ज़्यादा बातें होंगी। फिर ये भी कोई इतना जो है कोई विशेष बात नहीं है कि राजस्थान राज्य में तेली घाणी विकास बोर्ड जो है उसका गठन किया गया है। मतलब इसमें जो है, जो तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए ये जो विकास बोर्ड है ये कार्य करेगा। तो अब इसमें क्या क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये इतना विशेष नहीं है कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाए। फिर देखिए कि जो है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा विगत 3 वर्षों के जो पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, उनको घोषित किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और इसमें भी आप जो है पुरस्कारों के नाम जो है अच्छी तरीके से याद रखिएगा, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। तो ये देखिए कि राज्य के साहित्य को प्रोत्साहित और संवर्धित करने के लिए हमारा एक स्वायत्त शासी संस्थान है, ऑटोनोमस बॉडी है, जिसको कि हम राजस्थान साहित्य अकादमी कहते हैं। इसका सेंटर कहाँ पर है, तो उदयपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस बार इन्होंने 2019-20, 2021 और 21-22 यानी 3 सालों के जो पुरस्कार बचे हुए थे वो इन्होंने अभी घोषणा की है। अब ये पुरस्कार जो है वो दिए जाएंगे। अब देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मीरा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार होता है, मीरा पुरस्कार होता है। और ये जोधपुर की एक राइटर है जिनका नाम है डॉक्टर पद्मजा शर्मा। इनको मोबाइल, पिक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियों के लिए ये जो है पुरस्कार दिया गया है। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर रांगे राघव पुरस्कार, ये जो है प्रोज राइटिंग या गद्य विधा के लिए दिया जाता है। ये डूंगरपुर के दिनेश पंचाल को उनकी कृति खेत के लिए दिया गया है। फिर है पद्य विधा के लिए, तो ये है सुधींद्र पुरस्कार, जो कि प्रोज क्या कहते हैं इसको, प्रोज एंड वर्स है ना। तो प्रोज के लिए, वर्स के राइटिंग के लिए जो है ये दिया गया है। तो जो पोइटिक रचना होती है, पद्य जो होते हैं, उनके लिए ये दिया गया। तो जितेंद्र कुमार सोनी को, जो हनुमानगढ़ से हैं, उनको रेगमाल नामक जो उनकी रचना है उसके लिए दिया गया है। फिर विविध यानी कि मिसलेनियस कोई भी जो ओरेटर होता है उनमें कन्हैयालाल सहल को ये पुरस्कार दिया गया है। कन्हैयालाल सहल ये पुरस्कार का नाम है। और प्राप्त करता है विमल भंडारी सलुम्बुर से। अध्यात्म का वह दिन, यात्रा संस्मरण, इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर देशराज उपाध्याय हैं। देशराज उपाध्याय पुरस्कार है, जो कि आलोचना यानी कि क्रिटिक्स के लिए दिया जाता है। तो ये दिनेश कुमार माली जो है उनको दिया गया है। त्रेतारु एक सम्यक मूल्यांकन, इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। फिर है देवीलाल सामर एकांकी नाटक पुरस्कार, ये प्रबोध कुमार गोविल को, जो कि जयपुर से है, बता मेरा मौतनामा नामक जो उनकी कृति है उसके लिए दिया गया है। फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाल साहित्य के लिए और प्रथम जो कृति होती है उसके लिए किसको दिया गया है। तो शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार होता है, वो बाल साहित्य से संबंधित है। और सुमनेश जोशी पुरस्कार जो है, प्रथम अगर किसी ने फर्स्ट राइटिंग अपनी लिखी है उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ देखिए शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार जो है सत्यनारायण व्यास को दिया गया है, उनकी रोचक बाल कहानियों के लिए। और सुमनेश जोशी पुरस्कार जो है वो अश्विनी त्रिपाठी, जो कि 12 से, उनको हाशिए पर आदमी नामक जो उनकी कृति है उसके लिए दिया गया है। अब देखिए ये पुरस्कारों में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप याद रखना चाहें तो फिर आप यहाँ पर जो है प्रथम कृति के लिए और बाल साहित्य के लिए किसको दिया गया है वो ध्यान रख सकते हैं। बाकी सारे तो देखिए याद करना पॉसिबल भी नहीं है, और 3-3 सालों के दौरान याद करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा किसी भी हालत में कि सभी चीज़ों को याद यहाँ पर रखा जाए। तो इससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको याद कर लिया जाए और बाकी को लीव इट कर दिया जाए। अब देखिए मीरा पुरस्कार में सबसे ज़्यादा 75,000 रुपये मिलते हैं, और प्रथम कृति यानी सुमनेश जोशी जो पुरस्कार है उसमें 21,000 रुपये की राशि जो है वो दी जाती है। अब चलेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारे आर्टिकल पे, और देखिए बाकी जितने भी पुरस्कार है उनमें 31,000 की राशि यहाँ पर वितरित की जाती है।
नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है गिग वर्कर्स को लेकर के। गिग वर्कर्स के ऊपर फ्रेंड्स जो लोग अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं अभी आरएस के इंटरव्यू की, तो वो भी प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। करंट के नाम पर अगर आपसे कोई पूछता है तो आपसे क्वेश्चन बनता है। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जैसे कि आपके ओला उबर है, जोमेटो वाले हैं, ये सब गिग वर्कर्स कहलाते हैं। तो देखिए ये गिग वर्कर्स हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं और एक तरीके से नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये कार्य कर रहे हैं, संविदा पे कार्य कर रहे हैं। तो सरकार ने अपना एक ड्यूटी मानते हुए कि इनकी भी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनको भी ऐसा नहीं कल के दिन कोई भी इनके अधिकारों का हनन कर दे, कोई भी कभी भी इनको जो है वो बाहर निकाल दे। आपने यूट्यूब पे देखा ही होगा, इनका भी जो है प्रताड़ना तो इनकी भी होती ही है। तो उनके लिए सरकार जो है एक प्लेटफॉर्म सरकार ने बनाया और सरकार ने एक विधेयक लेकर के आई है जिसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन और कल्याण। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने जो है ऐसा बिल बनाने वाला तो राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। उसके अलावा इसके अंदर सरकार ने 200 करोड़ का एक फंड भी जो है इन गिग वर्कर्स के लिए बनाया है, ताकि इनकी सामाजिक और जो आर्थिक सुरक्षा है उसमें जो है सरकार भी भागीदारी कर सके। तो अब इसके ऊपर फ्रेंड्स एक मेरा आर्टिकल है, काफ़ी टाइम पहले पब्लिश हुआ था गिग वर्कर्स के ऊपर, तो वो आर्टिकल मैं आज दोबारा से रिपोस्ट कर दूंगी ताकि आप उसको पढ़िएगा, ताकि आपके कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ जो डायमेंशंस हैं जहाँ आपको सोचना चाहिए कि भाई इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो वो आपको वहाँ से क्लियर होगा। तो आपको समय मिले तो आप ज़रूर से उसको पढ़िएगा, मैं आज उसको पोस्ट करूँगी वहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, यानी कि जानवरों के लिए जो उनकी स्टडीज़ के लिए वेटनरी आप तरीके से कह सकते हैं, उसके लिए 2 विश्वविद्यालय ओपन किए गए हैं। पहला तो ऑलरेडी था बीकानेर में, और अभी दूसरा जो है जोबनेर के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। तो जोबनेर में आपको पता है हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है, तो वहाँ पर ही जो है एक और जो है पशु चिकित्सालय वो भी ओपन किया गया है। तो बीकानेर में ऑलरेडी था, ये यहाँ पर देखिए मैंने अंडरलाइन किया है। बीकानेर का जो ये पशु चिकित्सा जो विश्वविद्यालय है, इसका अधिकार क्षेत्र 16 जिलों के अंदर आता है, 16 डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंडर में आते हैं, और जोबनेर वाला जो है उसमें 17 जो ज़िले हैं वो आएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे राजस्थान में जो पशु विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर हैं, तो 2 हैं, एक बीकानेर में है और दूसरा अभी जो है जोबनेर के अंदर ओपन किया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट जो है वो राजस्थान सरकार ने जो और विधेयक पारित किए हैं उनको देखते हैं। जैसे पहला है मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक। तो ये मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ ओपन किया जा रहा है, तो जोधपुर के अंदर इसको ओपन करेंगे। 500 करोड़ रुपए इसकी राशि है, तो ये राशि तो मैंने यूँ गोला कर दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा जो विश्वविद्यालय इसको ओपन किया जाएगा। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक। आपको पता है कि जो मृत शरीर होते हैं उनको धरना प्रदर्शनों के लिए यूज़ किया जाता है, तो मतलब कि हम उठाएंगे नहीं जब तक कि हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती, ऐसा करते हैं लोग। तो उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने कहा है कि भाई जो मृत शरीर होता है उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए, उसका आप उपयोग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है उसकी डीएनए और जेनेटिक प्रोफाइलिंग को भी संरक्षित करेंगे। मान लीजिए अगर कोई लावारिस शव है तो आगे भविष्य में पता चल सके कौन था, तो उसके लिए उसको रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई परिजन के द्वारा मृत व्यक्ति का शव नहीं ले जाने की स्थिति में 1 वर्ष तक की सज़ा 1 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। परिजन द्वारा धरना प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी 2 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। और यहाँ पर देखिए परिजन से भिन्न अन्य व्यक्ति द्वारा शव नहीं ले जाने का विरोध करने पर 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे में कराने की शक्ति दी गई है। मजिस्ट्रेट के पास अधिकार होगा कि वो 24 घंटे के अंदर मृतक का अंतिम संस्कार करे। उसके अलावा परिजन द्वारा शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की स्थिति में लोक प्राधिकारी द्वारा जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये इस विधेयक के अंदर है, जो कि कुछ एक बातें हो सकता है इंटरव्यू में जो है वो भी पूछ ली जाए। फिर देखिए यहाँ पर जो है राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक जो है वो लाया गया है 2023। संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज जो क्राइम्स होते हैं उसको लेकर के आया है। तो आप ऑर्गेनाइज क्राइम समझते हैं कि भाई जानबूझ करके आपको पता है कि आपने इस शक्ति का दुरुपयोग करके जो है इस क्राइम को अंजाम दिया है। तो देखिए इसमें जो है अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के साथ ही विशेष न्यायालयों की स्थापना और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के प्रावधान किए गए ताकि मुकदमे जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। और इस तरह का कानून बनाने वाला राजस्थान देश में चौथा राज्य है। इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात भी जो है इस प्रकार के कानून बना चुके हैं। और इसमें देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 5 के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष प्रक्रिया के से जो है वो कानून बना सकती है, जिसके अंतर्गत यह विधेयक लाया गया है। तो आईपीसी जो है उसके अंदर भी जो है ये कहा गया, लेकिन अब तो देखिए आईपीसी, सीआरपीसी ये सब चेंज हो गए, इंडियन एविडेंस एक्ट ये तो अब सब चेंज होंगे। जनवरी तक हो सकता है कि इसके बारे में कुछ बातें सामने आए, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में।
तो खैर ये है कि हमारे यहाँ पर जो संगठित अपराध है उसको नियंत्रण करने के लिए भी जो है सरकार एक बिल लेकर के आई है। तो इतना विशेष इसमें कुछ बातें हैं नहीं, तो ये थोड़ा-सा मृत व्यक्ति वाला आप ध्यान रखिएगा, उसके अलावा कोई इतनी विशेष बातें इसमें नहीं हैं। अन्य जो विधेयक हैं इसमें कोई भी इतना काम का नहीं है। एक यहाँ पर देखिए कि जो है राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय जयपुर, इसका नाम बदल दिया गया है और इसके नाम बदलने के लिए भी एक विधेयक लाया गया है। नाम बदल करके अब इसका रखा गया है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जयपुर। तो आपसे पूछ ले कि विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये जयपुर के अंदर है। पहले इसका नाम राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय हुआ करता था। उसके अलावा तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो वो है इसमें काम का है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लास्ट में एक चीज़ और दे रखी है कि राजीव गांधी फिनटेक जो डिजिटल संस्थान विधेयक है वो लाया गया। विधेयक को छोड़िए, आप ये देखिएगा कि जो फिनटेक डिजिटल संस्थान है ये कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ पर है, तो ये जोधपुर के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 विधानसभा में पारित किया गया है और ऐसा विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो न्यूनतम या मिनिमम जो इनकम होती है उसका मतलब क्या है, तो एक तरीके से जो मनरेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है उसी प्रकार का जो है ये एक्ट लाया गया है और उसमें कहा है कि जितने भी ग्रामीण और शहरी परिवार हैं उनको हम जो है 125 दिन का जो है सुनिश्चित रोजगार जो है वो सरकार की तरफ से गिफ्ट में दिया जाएगा कि भाई आप ये जो है 125 दिन का रोजगार आपके लिए है। तो इस विधेयक के तहत ये जो है न्यूनतम जो दिन है वो फिक्स किए गए हैं, 125 दिन का रोजगार जो है वो दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि पेंशन पहले ये 750 500 ये याद रखनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है। सभी जो पेंशन है उसको 1000 कर दिया गया है, यानी कि जितने भी वृद्ध हैं, विशेष योग्यजन है, विधवा, एकल महिला लाभार्थी जो हैं उनको अब हर महीने 1000 रुपये की पेंशन सरकार के द्वारा दी जाएगी। और इसमें भी जो है 15% का जो इंक्रीमेंट है वो अपने आप ही होगा। तो जनवरी के अंदर 10% का और जुलाई के अंदर 5% का इंक्रीमेंट करके 1000 रुपीज़ के ऊपर जो है उनको दिया जाएगा। तो अभी जो पेंशन कितनी कर दी गई है, 1000। तो आप इकोनॉमिक सर्वे में आप जितना भी पेंशन वाला डेटा पढ़ेंगे वहाँ उसमें आपको पूरा कैटेगराइजेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है सबको 1000 रुपीज़ जो है उसमें किया गया है। तो उसको हम और जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो हम उसको और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी चीज़ों को। तो यहाँ आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो ये पेंशन है इसकी जो सीमा है उसको हटा करके अब 1000 रुपीज़ जो है वो कर दिया गया है और इसमें भी इंक्रीमेंट जो है 15% का इंक्रीमेंट हर साल जो है वो किया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय संशोधन विधेयक 2023 जो है उसको लागू किया गया है। आपको पता है कि हम बहुत पेपर लीक की जितने भी जो है उसको लेकर के सरकार ने एक प्रावधान लेकर के आया था पेपर लीक को लेकर के। अब उसमें कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं और चेंजेस के तहत उन्होंने कहा है कि कारावास की जो न्यूनतम अवधि है उसको 5 साल से बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। यानी कि अगर अब कुछ अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है और अधिकतम 10 वर्ष से बढ़ा करके आजीवन कारावास करने तक का भी जो है वो प्रावधान इसमें किया गया है। तो काफ़ी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की जो है वो इसके अंदर चीज़ें दी गई है। फिर नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो आवासन मंडल है उसको एक्सीलेंस इन PSU का पुरस्कार दिया गया है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले वाली जो न्यूज़ है वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आपसे एग्जाम में पूछेगा वो, तो इसलिए मैंने इसको वहाँ पे कट किया है। एक्सीलेंस इन PSU पुरस्कार दिया गया है आवासन मंडल को, जो हाउसिंग बोर्ड है हमारा उसको। तो ये जो है यहाँ के जो आयुक्त है वो पवन अरोड़ा है, उनके नेतृत्व में जो आपको पता है 31 अवार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो यही एक और अवार्ड है, एक्सीलेंस इन PSU का अवार्ड इनको दिया गया है। तो ये इतना कुछ खास है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारा PGI 2.0 में राजस्थान को मिला आकांक्षी ग्रेड 1 का जो कैटेगराइजेशन है वो दिया गया है। अगर आपने पुराना वाला हमारा वीडियो देखा है राष्ट्रीय परिदृश्य वाला, तो उसमें हमने पढ़ा था कि PGI क्या है, तो ये है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ये किसके लिए है, तो केंद्र सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उन्होंने जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर भाई किस प्रकार से जो है एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, कैसे उनकी चीज़ें चल रही है, उसको एक ग्रेड करने के लिए उन्होंने PGI जो है 2.0 जो है वो निकाला है। अब इसके अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखिए, इसमें काफ़ी सारे कैटेगराइजेशन है। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई जो सबसे टॉप है वो दक्ष में आएगा, फिर उत्कर्ष में आएगा, फिर उसके बाद में जो है उसके अंदर काफ़ी सारे कैटेगरीज़ हैं। तो उसके अंदर जो आकांक्षी वाली कैटेगरी है उसके अंदर राजस्थान को स्थान मिला है। तो आकांक्षी ग्रेड 1 वाली जो कैटेगरी है उसमें राजस्थान आता है यहाँ पर। तो और चीज़ें तो आप इसमें ध्यान रखें ना रखें, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि
लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी, एक्सेस ए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेसेस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर पूरे जो है इसको मेजर करने के लिए पैरामीटर्स थे। उसको देख करके बस आप ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान कौन सी कैटेगरी में, तो आकांक्षी जो 1 है, ग्रेड कैटेगरी है, उसके अंदर इसको रखा गया है। और हमारा जो स्कोर है वो 577.5 के साथ में है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट हमारे जो आर्टिकल है उसके ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि ये जो पीजीआई है इस डी में राजस्थान का जो प्रदर्शन है, तो ये इसके द्वारा एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस यूडाइस प्लस नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 संबंधित जिलों द्वारा उपलब्ध करवाए गए डेटा सहित विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़े हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए जो पीजीआई का जो ये आंकड़े हैं वो यूडाइस प्लस के द्वारा जो है वो दिए गए हैं। यूडाइस क्या है ये मैंने आपको पहले ही बताया था। यूडाइस का जो फुल फॉर्म होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत उसके द्वारा ये निकाला जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हर स्कूल का जो डेटा होता है वो इसके अंदर किस प्रकार से वहाँ पर जो है इनरोलमेंट हो रहे हैं, कैसी वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, उन सब डेटा को यहाँ पर रखा जाता है। तो ये पीजीआई का जो डेटा था वो भी यूडाइस प्लस से जो है वो दिया गया था। तो इतनी कोई विशेष नहीं है, इतने बात ध्यान रखनी है आपको कि आकांक्षी ग्रेड 1 के अंदर जो है राजस्थान को इसमें रखा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, तो फ्रेंड्स ये जो आपको पता है कि आज़ादी का अभी अमृतकाल चल रहा है, तो अमृतकाल को ही सेलिब्रेट करने के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया था अभी 9 से 15 अगस्त के बीच। 15 अगस्त से पहले इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि अमृत वाटिका में 75, आपको पता है अमृतकाल 75 आज़ादी के जो 75 साल है वो मनाए जा रहे हैं, तो उसमें 75 से या उससे अधिक जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। उसके अलावा एक यहाँ पर शैल पलक्कम नाम का एक वर्ड आया है। इसका मतलब ये है कि जो गांव, ब्लॉक, स्थानीय निकाय के स्तर पर जो अमृत सरोवर के पास हो, चाहे कोई भी पंचायत बिल्डिंग हो, उसके पास में जितने भी हमारे जो स्थानीय वीर हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है एक श्रद्धांजलि स्थल बनाया जाएगा जिसका नाम है शैल पलक्कम। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो सारी चीज़ें इसमें इतनी कॉमन है आगे आपको पता लग जाएगा उसमें। फिर देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड। ये जो है जो कुमावत जाति की जो समस्याएं हैं उनके समाधान और परंपरागत जो उनकी स्थापत्य कला है उसको बढ़ावा देने के लिए इस राजस्थान स्थापत्य कला बोर्ड को जो है वो गठित किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है वो रहेंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आने की संभावना तो कम है थोड़ा, आप अगर क्योंकि आपको लगेगा कि बताया नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, मिशन वात्सल्य योजना क्या है। तो ये जो योजना है ये राज्य सरकार के द्वारा है और इसमें बाल संरक्षण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और बाल संरक्षण से जुड़े जो कानून और कार्यक्रम हैं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमारे राज्य के प्रत्येक जिले पर बाल कल्याण और संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा। तो ये मिशन वात्सल्य योजना है, बच्चों से जुड़ी है, बच्चों के संरक्षण से संबंधित है, और इसमें क्या करेंगे, प्रत्येक जिले के अंदर जो है बाल कल्याण और संरक्षण समिति का जो है वो गठन किया जाएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात थी। फिर देखिए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं यहाँ पर। राजस्थान युवा महोत्सव, तो ये युवाओं के लिए है, 15 से 29 वर्षीय युवाओं के लिए प्रतिभाओं का चयन करके उनको प्रशिक्षण वगैरह देने का कार्य इसमें किया जाएगा। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए स्वीप क्या है, स्वीप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये जो कार्यक्रम है इसके अंदर जो है जो मतदाता होते हैं उसको उनसे जुड़ने का ये एक माध्यम है, चुनाव को समावेशी बनाने में इसकी अहम भूमिका होती है। तो स्वीप का आप थोड़ा सा फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो मिशन 75 है उसमें संचालित किया जा रहा है, जिसमें कम प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों को चिन्हित करके कहा गया है कि 75% मतदान तो यहाँ पर एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो ये स्वीप कार्यक्रम का एक तरीके से लक्ष्य भी मान सकते हैं हम कि किस प्रकार से वोटर जो मतदाता जो है उसको हम अवेयर करें ताकि वो वोटिंग के लिए जो है वो आए। फिर है राजस्थान राज्य अहिल्याबाई होलकर बोर्ड। तो ये जो है गडरिया, गायरी, घोसी, पूर्विया, ये जो गडरिया जाति होती हैं उनको मूलभूत सुविधाएं देना, उनके पिछड़ेपन को दूर करना, उससे रिलेटेड है। तो ये भी एग्जाम में पूछने का कोई इसमें कुछ है नहीं, तो ये भी आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। फिर है राजस्थान राज्य अवंतीबाई लोधी बोर्ड। तो ये जो लोधी या लोधा जो समाज होते हैं उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इसको जो है वो गठित किया गया है। तो आप जानते हैं अभी कितने सारे हमने देख लिए, स्थापत्य कला बोर्ड था, पीछे जो है हमने पढ़ा था जो कि किससे संबंधित था, जो कहाँ गया,
जो हमारे ये हैं तेलीघानी विकास बोर्ड है, ये भी हमने पढ़ा था, और स्थापत्य कला बोर्ड से संबंधित पढ़ा। उसके बाद में जो राजस्थान राज्य अवंतीबाई लोधी बोर्ड है, तो ये कई सारे बोर्ड जो है जो हमारे क्षेत्र के जो पिछड़े वर्ग जो होते हैं, या उनमें कोई ऐसी कुरीति है, या वो आर्थिक सामाजिक रूप से कहीं पर भी पिछड़े हुए हैं, तो उनको आगे लाने के लिए सरकार इस प्रकार के बोर्ड्स जो है उनका गठन कर रही है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, तो यहाँ आप इनको स्किप कर सकते हैं। फिर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गौरांशी। ये गौरांशी कौन है? तो ये कोटा राजस्थान से हैं, और इन्होंने अभी ब्राज़ील में जो वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये देश के लिए स्वर्ण जीता है और राजस्थान से इनका संबंध है, तो आप ध्यान रखिएगा गौरांशी किस खेल से संबंधित है। मेंस में भी इस प्रकार से जो है, जो कम चर्चा में रहते हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि ये जो हैं जो डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप है, उनसे इनका संबंध है। फिर चलते हैं नेक्स्ट हमारे जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल पे। फिर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो है टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम। ये क्या है? तो ये टाई कार्यक्रम है। टाई कार्यक्रम का उद्देश्य ये है, टीचर इंटरफेस से ही आप समझ जाएंगे कि जो टीचर्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, तो उनको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है वैसे तो। 1 से 6 महीने का आप कोई टीचर हो तो बिगड़ मत जाइएगा मेरे पे। तो टीचर को वाकई में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुझे भी यहाँ पर पढ़ाने से पहले 3 बार मैगज़ीन को खुद पढ़ना पड़ता है कि क्या क्या बोलना है और क्या क्या नहीं बोलना है। 30 मिनट में मैं कितना पढ़ा सकती हूँ, किन चीज़ों को कितना मेरे को जो है एक्सप्लेन करना है, तो टीचर को ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यह देखिए कि 1 से 6 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा, और जिसके तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 500 से ज़्यादा शिक्षकों को विदेश और देश के जो अच्छे संस्थान हैं वहाँ पर भेज करके जो है उनको रैंकिंग वगैरह जो है वो लोग देंगे। तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए ये, ताकि वो भी अपडेटेड रह सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि अभी 2 पेजेस और बाकी हैं, तो ये अभी कंप्लीट हो नहीं पाएगा, फिर 30 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।